आज गाज़ियाबाद पहुंचा हूं, जहां पर डीसीपी ग्रामीण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गाज़ियाबाद की पुलिस लाइन में मुद्दा था एक महिला की गिरफ्तारी भी छोटी-मोटी नहीं, 3.5 करोड़ रुपए की चरस के साथ। आइए दिखाता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी ग्रामीण विवेक जी ने क्या बयान दिया है और क्या उस महिला के बारे में बताया है। और उसके बाद हमने उनसे एक संदेश भी लिया, युवाओं के लिए, खासकर जो नशा कर रहे हैं उनके लिए संदेश भी लिया, वो भी आपको दिखाएंगे। मेरा मुद्दा सिर्फ सर इतना सा है कि जब 3 करोड़ की चरस पकड़ी जाती है तो उसके उपभोक्ता भी होंगे। और इस देश के अंदर एक कहावत चलती है कि इस देश में लगभग 60% जो युवाओं की भागीदारी है। आप स्वयं एक युवा हैं, ऐसे में चरस पकड़ी गई है, उपभोक्ताओं में युवाओं की भी संख्या होगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी मादक पदार्थ ऐसे होते हैं, जी, वो ना कि एक युवा, चाहे वो युवक हो या युवती हो, जी, उसकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, बस बल्कि उसकी पूरी फैमिली की लाइफ उसमें ख़राब हो जाती है। तो गाज़ियाबाद पुलिस का ये प्रयास है और रहेगा भी कि किसी भी प्रकार से इस तरह के जो भी मादक पदार्थों की तस्करी है, बिक्री है, वो ना होने पाए, जी। ताकि ना खाली लोगों को, बल्कि ऐसे बहुत सारे परिवारों को इस वेब से, ज़हर से। इस ज़हर से जी। बचाया जा सके। सर क्या लगता है, इस तरह की जानकारियाँ फ़िल्मों में देखने को मिलती थीं, ये बड़ा प्रयास है आपकी तरफ से कि इस तरह का एक मामला आया और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वरना ऐसे मामले दबा दिए जाते हैं। जनता तक पहुँच ही नहीं पाते कि हमारी पुलिस इतना अच्छा काम भी कर रही है। देखिए, डेफ़िनेटली ये दोनों के लिए मैसेज है। एक जी, तो ऐसे कोई और भी अपराधी इस तरह का कार्य करने का सोचें, तो उनके लिए भी क्लियर मैसेज है कि ऐसा दुस्साहस का प्रयास वो ना करें, क्योंकि पुलिस द्वारा तत्काल उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ-साथ लोगों के लिए भी ये एक तरह से मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में इस तरह के मादक पदार्थों की जी। तस्करी या बिक्री का कार्य किया जा रहा है, तो आप तत्काल आप स्थानीय एसीपी को या मुझे डीसीपी ग्रामीण को आप सूचित कर सकते हैं, ताकि सही समय रहते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके और समाज को और युवाओं को इस ज़हर से बचाया जा सके। सर शहरों में तो पता चलता है कि हुक्का बार है, मसाज पार्लर है, वहाँ से इस तरह की आवाज़ें निकल कर आती हैं, तो उन पर छापे भी पड़ते हैं। लेकिन आपके ऊपर तो बड़ी ज़िम्मेदारी है ग्रामीण की, वहाँ पर इस तरह की दुकानें नहीं होती हैं, इस तरह के मतलब खुलकर व्यापार नहीं होता है, तो कैसे आप ग्रामीण क्षेत्र को सँभाल पाएँगे? क्या उनके लिए भी कुछ मैसेज होना चाहिए सर? जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये किसी को भी प्रभावित कर जी, सकती हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो। बहुत सारे शहरी क्षेत्रों में जो लोग जो चीज़ें जो लोग जाते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों के ही रहते हैं उसमें। जी, जी। तो डेफ़िनेटली सभी को इस ऐसे दुष्प्रभावों से, ऐसे अपराध से बचना बचाने की चाहिए। ज़रूरत है। चलिए धन्यवाद। आप हैं विवेक सर, जो डीसीपी ग्रामीण गाज़ियाबाद हैं। और जैसा कि इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि युवाओं को ही नहीं, मतलब नशे से तो दूर रहना ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, पूरे ही देश की पुलिस ने कमर कसी है इस देश से नशा मुक्त अभियान करने की। कितने कीमत का सामान पकड़ा गया है और कितने वजन है? देखिए, थाना लूनी पुलिस की टीम द्वारा 7 सितंबर 2023 को अशोक विहार थाना लूनी क्षेत्र में इस महिला जो मादक पदार्थों की तस्करी करती है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से करीब 9.032 किलोग्राम चरस बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। महिला का नाम सितारा है। ये पूर्व में भी दिल्ली से एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ही जेल जा चुकी है। अ, इसके इस इन्वेस्टिगेशन के आगे का जो क्रम है, उसमें इन सब पहलुओं पे जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ-कहाँ इसको सप्लाई करती थी और ये इनका ओरिजिनल सोर्स कहाँ से होता था। इन सभी पे जानकारी की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर ये बताइए कि इसका प्रोफाइल क्या था और पिछले कितने समय से ये काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले 2006 में दिल्ली के थाना सदर बाज़ार से ये जेल गई हुई हैं और पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि तब से और उसके कुछ और दिनों पूर्व से ही ये प्रोफाइल में इनका बेटा भी एनडीपीएस एक्ट में ही जेल में अभी निरुद्ध है। इनके पास एक मकान, एक प्लॉट इधर लोनी क्षेत्र में है। कुछ इनके ठिकाने दिल्ली के नांगलो इत्यादि क्षेत्रों में भी हैं और गाज़ियाबाद के कुछ स्थानों पे और विशेष करके दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, वो इनका इसके डिस्ट्रीब्यूशन का मेन एरिया था। सर चर्च की सप्लाई किस तरह से होती थी? क्या पूरी चेन का प्रोसेस था? कहाँ से चर्च इनको
प्रोवाइड होता है? देखिए, एक चीज़ ये प्रकाश में आया है इनकी पूछताछ से कि इस जेल में जेल से ही इसके कांटेक्ट में नेपाल के एक व्यक्ति से इसकी भेंट हुई थी और अभी तक इसकी पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि नेपाल का ही व्यक्ति इसको ये मादक पदार्थ बल्क में ला के देता है, फिर ये इसको छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में करके इसके पास से एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद हुआ है, उस छोटे छोटे क्वांटिटी में करके फिर इसे बेचती है और फिर वो ऐसे उस बिक्री से जो पैसे हैं वो उसको देती है और उससे फिर अगली खेप लेती है। सर बस के माध्यम से भी सप्लाई होता था माल, वो कहाँ से इनको प्राप्त जी, अभी ये जैसे मैंने बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन का इशू है। जिस व्यक्ति से इन्हें ये मादक पदार्थ मिलता था, ऐसा इन्होंने बताया है कि वो रोडवेज इत्यादि की बसों से आगे इनको ऐसे सामान दिया जाता था। तो अब वो व्यक्ति की जानकारी की जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है और उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और ये पूरे नेटवर्क को बस्ट करने का काम किया जाएगा। सर अभी आपने बताया कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ रुपए के करीब है। इसने उस व्यक्ति से माल कितने में खरीदा या फिर उसको क्या मतलब किस प्रकार से देखिए, जो इसका मोडस ऑपरेंडी होता था, ये जब इसे एक खेप मिल जाती थी तो इसको ये बेच करके फिर जो पैसे मिलता था वो उससे इसका जो सप्लायर था उन्हें वो पैसे देती हैं और फिर उससे नेक्स्ट खेप ले लेती थी। ऐसा पूछताछ में प्रकाश में आया। या अभी तक कुछ ऐसा भी आया कि एनसीआर के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता होगा, इस प्रकार की अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है? हाँ, डेफिनेटली इनका जो मेन टारगेट एरिया होता था वो दिल्ली और एनसीआर का जो क्षेत्र है वही है। उसमें अक्सर ये पाया जाता है कि जो कॉलेज इत्यादि के स्थान होते हैं या जहाँ भी अनफॉर्चुनेटली जहाँ भी यूथ की संख्या ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में इनकी सप्लाई इस तरह से की जाती है।